Okay. Scenario, yes, 2026 to डी कंपनी डीलरशिप प्रोवाइड्स मेंटेनेंस सर्विस। डी कंपनी जो है वो दो काम करती है, कार डीलर भी है और साथ साथ मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। The following information is relevant to the year ended 31st July 2088. यहाँ पर के year ended 31st July 2088। कंपनी एग्रीमेंट विद अनदर कार डीलरशिप, एक अनदर कार डीलर है जिसका नाम है दूसरी कंपनी, उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या हुआ है इसको कर लेते हैं। Lucy company keeps some of D company car in its showroom. If Lucy company sells one of the D company car, D company pay its a commission. However, if he finds a suitable buyer for a car provided to Lucy company, it can immediately request the return of this car from Lucy company. देखिए मैं एग्रीमेंट को समझा देता हूँ यहाँ पर। देख ले गौर से देख ले। दो कंपनी है, कंपनी, दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है लूसी कंपनी। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या हुआ है? डी कंपनी ने लूसी कंपनी को कहा कि मैं आपको कुछ कार प्रोवाइड करूंगा और आपने उस कार को अपने शोरूम में रखना है। ठीक है, शोरूम में रखना है। अगर आपने उन कार में से किसी किसी भी कार को या जितनी भी कार थर्ड पार्टी के ऊपर सेल कर दिए, तो डी कंपनी ने लूसी कंपनी को कहा कि मैं आपको कमीशन दूंगा। क्या दूंगा? मैं आपको कमीशन दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? देखिए, डी कंपनी का और लूसी कंपनी का आपस में एग्रीमेंट हुआ है। डी कंपनी का और लूसी कंपनी का आपस में एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट ही हुआ है कि डी कंपनी लूसी कंपनी को कुछ कार प्रोवाइड करेगी कि वो उसको अपने शोरूम में रखे, और उनमें से वो जितनी भी कार थर्ड पार्टी के ऊपर सेल करेगी तो डी कंपनी लूसी कंपनी को कमीशन देगी। ठीक है, लेकिन 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 साथ में एक शर्त भी है। साथ में एक शर्त भी है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि अगर डी कंपनी को सुटेबल बायर मिल गया, अगर डी कंपनी को सुटेबल बायर मिल गया, ठीक है, तो वो इमीडिएटली रिक्वेस्ट कर सकती है लूसी कंपनी को कि वो अपनी कार डी कंपनी को दे और उसको अब अपने सुटेबल बायर के ऊपर सेल कर दे। तो इस एग्रीमेंट से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी डी कंपनी लूसी कंपनी को कार प्रोवाइड करती है, वो कंट्रोल ट्रांसफर नहीं कर रही। वो कंट्रोल ट्रांसफर नहीं कर रही। अब आप ये कहेंगे कि सर आपको कहां से पता चला? देखिए, लास्ट पॉइंट में ये बात समझा दी गई है कि however, however, if D finds a suitable buyer for a car provided to Lucy company, it can immediately request the return of that car. वो immediately request कर सकती है कि आप अपनी गाड़ी को भेज दे। ठीक है, मेरी गाड़ी को भेज दे। तो यहाँ पर अगर आप इमीडिएटली रिक्वेस्ट कर सकते हो, लूसी कंपनी आपको कार प्रोवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये है कि डी कंपनी जब लूसी कंपनी को कार दे रही है तो कंट्रोल ट्रांसफर नहीं कर रही, कंट्रोल अपने साथ रिटेन कर रही है। ये बात समझ में आती है? तो यहाँ पर एक रिलेशन बनेगा जो मैंने आप लोगों को समझाया है, प्रिंसिपल और एजेंट का। तो यहाँ पर जो डी कंपनी है वो काम कर रही है एज ए प्रिंसिपल और लूसी कंपनी काम कर रही है एज एन एजेंट। ठीक है, तो लूसी कंपनी जब इनकम रिकॉग्नाइज करेगा तो वो कमीशन इनकम को अपनी इनकम कह सकता है। वो कभी भी सेल्स, जो गाड़ी उसने बेची है, जो गाड़ी की कीमत है, उसको अपनी इनकम नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पर लूसी कंपनी काम कर रही है एज एन एजेंट, और इसको जो कमीशन डी कंपनी देगा उस कमीशन को वो अपना इनकम कह सकती है। गाड़ी उन्होंने बेच दी, गाड़ी की जितनी भी कीमत होगी, जितनी भी उसकी सेल्स प्राइस होगी, उसको प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज करेगा, लूसी कंपनी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। लूसी कंपनी कमीशन को अपना इनकम कहेगी, कंप्लीट सेलिंग प्राइस को नहीं। ये बात समझ में आती है? नोट कर ले इस बात को। या एक पिक्चर ले ले इसे, फिर बाद में नोट कर ले, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन, सेल ऑफ इलेक्ट्रिक कार। इसके लिए भी यहां पर एक वर्किंग बना लेते हैं। सेल ऑफ इलेक्ट्रिक कार।
ओके, देख ले जरा। डी कंपनी sold an electric car to a customer on 1st May 20x8। डी कंपनी ने एक कस्टमर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक कार बेच दी, ठीक है। कब बेची है? 1 मई 20x8 को। ईयर एंड याद रखे, ईयर एंड है 31 जुलाई 20x8 और गाड़ी बेची गई है 1 मई 20x8 को, ठीक है। 1 मई 20x8। द कॉन्ट्रैक्ट The contract stated that the customer must pay D company $28,000 in 2 years' time and appropriate discount rate is 8%। देख ले जरा, डी कंपनी ने एक कस्टमर के ऊपर गाड़ी बेच दी, ठीक है, सेल कर दी। कौन सी गाड़ी है, कौन सी कार है? एक इलेक्ट्रिक कार है। गाड़ी बेची है ऑन 1 मई 20x8 और साथ में ये एग्रीमेंट हुई है कि कस्टमर डी कंपनी को पेमेंट करेगा $28,000, लेकिन वो आफ्टर 2 इयर्स करेगा। 2 इयर्स के बाद वो पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का एलिमेंट पाया जा रहा है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, ठीक है। पहली बात जो आप नोट करेंगे वो है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, क्योंकि टाइम पीरियड 1 ईयर से ज्यादा है। कंट्रोल और टाइम पेमेंट में टाइम पीरियड 1 ईयर से ज्यादा है, तो यहाँ पर पाया जा रहा है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। गाड़ी की कंट्रोल अभी ट्रांसफर कर दी, पेमेंट 2 इयर्स के बाद मिलेगी। पेमेंट 2 इयर्स के बाद मिलेगी, जो टाइम गैप है वो 12 मंथ से ज्यादा है, यानी 1 ईयर से ज्यादा है। तो यहाँ पर पाया जा रहा है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का एलिमेंट। और मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जब भी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट हो तो आपने हमेशा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों ने किस तरह फाइंड करनी है? तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। और डिस्काउंट फैक्टर आप लोग फाइंड करेंगे फॉर्मूले से 1 + r रेज टू पावर -n। तो अगर यहां पर देख ले तो कैश फ्लो आपको गिवन है $28,000, 2 इयर्स टाइम है और रेट जो चल रहा है वो है 8%। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। कैश फ्लो जो है वो है $28,000, 1 + डिस्काउंट रेट जो है वो है 8%, तो 0.08 और रेज टू पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो है 24,005। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी ऑन 24,005, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को साथ में ये भी सिखाया हुआ है कि जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर रिकॉग्निशन करेंगे तो फिर आपको अनवाइंडिंग भी करना होगा, ठीक है। जब आप डिस्काउंटिंग करेंगे ना तो फिर आपने अनवाइंडिंग भी करनी होगी। तो यहाँ पर हम अनवाइंडिंग की वर्किंग भी कर लेते हैं। तो अनवाइंडिंग के लिए आपने प्रेजेंट वैल्यू को रेट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। प्रेजेंट वैल्यू है 24,005, रेट चल रहा है 8%। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पर एक बात की ख्याल रखें आप लोग, वो क्या है? वो ये है कि ईयर एंड कंपनी का है, कंपनी का ईयर एंड है 31 जुलाई 20x8। कंपनी का ईयर एंड है 31 जुलाई 20x8। गाड़ी बेची गई है ऑन 1 मई 20x8। सो मई, जून एंड जुलाई 3 मंथ्स के लिए आपने अनवाइंडिंग करनी होगी। ऐसा ना हो कि आप मल्टीप्लाई 3/12 ना करें और कंप्लीट ईयर के लिए अनवाइंडिंग कर दे, गलत होगा। डेट्स को देखा करें, 1 मई को कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया गया है, ईयर एंड है 31 जुलाई। सो मई, जून एंड जुलाई 3 मंथ्स के लिए आपने अनवाइंडिंग करनी होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 and divided by 12। 8% मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 408। ये हो गई हमारे पास इंटरेस्ट इनकम। अब अगर एग्जामिनर ने इंटरेस्ट इनकम के बारे में सवाल किया, ठीक है, एग्जामिनर ने इंटरेस्ट इनकम के बारे में सवाल किया तो ये हो जाएगी 480। सही रेवेन्यू के बारे में सवाल किया तो 24,005। और अगर एग्जामिनर ने पूछा कि व्हाट विल बी द टोटल इनकम,
तो वो हो जाएगी 24,005 प्लस 480, तो ये आ रही है 24,485, ये आपकी हो गई टोटल इनकम। ठीक है, तो अगर कोई भी सवाल हो, रेवेन्यू 24,005, इंटरेस्ट इनकम 480, और अगर टोटल इनकम पूछी गई हो तो 24,485। ले ले पिक्चर इससे भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन। ओके, सेल ऑफ कार एंड मेंटेनेंस सर्विस। D company enter into an agreement with another customer on 1st April 20x8। कब इंटर हो गई? on 1st April 20x8, to provide a new car for 28,800 and one maintenance service free of charge। याद रखें, one maintenance service free of charge। मेरी वो डायलॉग याद है जो मैंने आपको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में कहा था कि फ्री कुछ भी नहीं होता। एग्जामिनर आपको ट्रिक करेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर, लेकिन फ्री कुछ भी नहीं होता। आपने आगे पढ़ना है और थोड़ा गौर से पढ़ना होगा। ठीक है, सिमिलर मेंटेनेंस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय सेवरल ऑफ डी कंपनी कॉम्पिटिटर। देखिए जरा, वो कह रहा है कि वो डी कंपनी के जो कंपटीटर है वो भी सेम सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, तो इट कैन बी प्रोवाइडेड सेपरेटली, और वो जो हमारा कस्टमर है वो इससे बेनिफिट भी सेपरेटली ले सकता है। तो दीज आर डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, नॉट अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो हमने ये जो प्राइस है 28,800, इसको हमने स्प्लिट करना होगा बिटवीन द कार, ठीक है, और मेंटेनेंस सर्विस। कोई भी चीज फ्री नहीं होती, तो हमने इस प्राइस को एलोकेट करना होगा ऑन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बिटवीन अ कार एंड अ मेंटेनेंस सर्विस। Okay. The service will be performed when the car has been driven 20,000 किलोमीटर। अगर आप कार को चलाओगे 20,000 किलोमीटर तब जाकर मैं आपको सर्विसेज दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। कंडीशन अटैच है। By 31st July 20x8, the customer had driven 8,000 किलोमीटर इन द कार। 8,000 मतलब ये हुआ कि सर्विस वाली क्राइटेरिया मीट नहीं हुई। तो जब सर्विस वाली क्राइटेरिया मीट नहीं होगी तो सर्विस से रिलेटेड हम कोई भी इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सर्विस दी नहीं है। ऑर्डिनरी मेंटेनेंस सर्विसेज कॉस्ट 3,200। यहाँ पर मैं जरा इसकी वर्किंग कर लूंगा। यहाँ पर मैं इसकी वर्किंग कर लूंगा। अगर आप देख लें तो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ठीक है, वो है 28,800। अब अगर आप लोग देख ले तो कार की जो अपनी प्राइस है वो है 28,800, और जो मेंटेनेंस सर्विस है एग्जामिनर ने बताया है कि उसकी वैल्यू है 3,200। ये रही 3,200। इन दोनों को प्लस कर ले, विच इज 32,000। ठीक है, वो है 32,000। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 28,800। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, विच इज 3,200, और हमने इस प्राइस को एलोकेट करना होगा टू कार एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। किस तरह करना होगा मैंने आपको सिखाया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कार है, तो कार की इंडिविजुअल प्राइस ले, उसको डिवाइड कर दे टोटल के ऊपर, और मल्टीप्लाई कर ले विद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विच इज 28,800। तो ये हमारे पास आ रही है 25,920 फॉर कार, और रिमेनिंग हो जाएगी 2080 फॉर मेंटेनेंस सर्विस।
ये हो जाएगी मेंटेनेंस के लिए, और ये हो जाएगी कार के लिए। ये रहा कार, और ये रहा मेंटेनेंस सर्विस। लेकिन मेंटेनेंस सर्विस अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि मेंटेनेंस सर्विस के साथ एक शर्त रखी गई है कि जब आप कार चलाओगे 20,000 किलोमीटर, तब मैं आपको मेंटेनेंस सर्विसेज दूंगा। और करंट ईयर में सिर्फ 8,000 ही गाड़ी चली है, तो मेंटेनेंस सर्विस अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई। तो मेंटेनेंस सर्विस से कोई भी इनकम रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ठीक है। डी कंपनी इसको कभी भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती इन द करंट ईयर। वो सिर्फ रिकॉग्नाइज कर सकती है ये वाली करंट ईयर में 25,920। देख ली इसको एक नजर। Okay, last one, that is fleet maintenance contract. On 1 जुलाई 20x8, बात हो रही है 1 जुलाई 20x8 की, ठीक है। यहाँ पर ईयर एंड है 31 जुलाई 20x8, मतलब लास्ट मंथ चल रहा है, करंट ईयर का लास्ट मंथ चल रहा है, ठीक है। 1 जुलाई 20x8, D company owns a lucrative 120,000 contract to provide maintenance service for a fleet of cars owned by a corporate customer. स्टार्टिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो रहा है, मतलब जैसे ही 1 जुलाई 2008 है, तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है वो है 120,000, ठीक है। और वो स्टार्टिंग हो रही है उसकी इमीडिएटली। द कॉन्ट्रैक्ट लास्ट 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। The customer paid 50% of the transaction price when the contract began and will pay the balance at the end of the contract. Balance पे करेगा at the end of the contract, ठीक है। और 50% उसने एडवांस पेमेंट कर दी, तो जब 50% उसने एडवांस पेमेंट कर दी तो वो बन जाएगी डी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। एडवांस इनकम है ना, डेफर्ड इनकम बन जाएगी। 50% उसने एडवांस में पे कर दिए, 50% एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो पे करेगा। तो जो उसने एडवांस में पेमेंट की है कस्टमर ने डी कंपनी को, तो वो डी कंपनी के लिए बन जाएगी डेफर्ड इनकम, यानी उसके लिए बन जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। तो यहां पर मैं लिख लूंगा, यहां पर मैं लिख लूंगा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी फॉर डी कंपनी विल बी 60,000। 120,000 का अगर आप 50% ले लें तो आपके पास आ जाएगा 60,000, ठीक है। ओके, अब जब कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो जाएगी 60,000 के ऊपर, और ये एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया है ऑन 1 जुलाई 20x8, लास्ट मंथ में बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। तो इसकी जो इनकम रिकॉग्निशन होगी, ठीक है, वो ओवर द टाइम के ऊपर होगी, पॉइंट इन टाइम के ऊपर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर्विसेज है, और सर्विसेज से रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करते हैं ओवर टाइम के ऊपर, नॉट इन पॉइंट इन टाइम। तो जैसे एक महीना गुजर जाएगा, 1 मंथ गुजर जाएगा, तो हमारा साल खत्म होगा, तो उस 1 मंथ के लिए डी कंपनी ने सर्विसेज दी होगी, तो वो उस 1 मंथ की वो इनकम रिकॉग्नाइज कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है भाई, 1 मंथ की सर्विसेज दे रही तो 1 मंथ की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी चाहिए उसको, क्योंकि सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज से रेवेन्यू ओवर टाइम के ऊपर रिकॉग्नाइज होती है, नॉट इन पॉइंट इन टाइम। और जब एडवांस में पेमेंट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बन जाएगी, इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट, डेफर्ड इनकम क्रेडिट। और जैसे ही 1 मंथ गुजर जाएगा, जैसे ही 1 मंथ गुजर जाएगा, तो इससे कुछ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देगा डी कंपनी। सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 5,000, ठीक है। तो 5,000 की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी, और इस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की डबल एंट्री होगी डेफर्ड इनकम डेबिट 5,000, यानी जो डेफर्ड इनकम हमने रिकॉग्नाइज किया है 60,000 का, उसको डेबिट कर दो, और जो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दो 5,000। तो इस 5,000 से लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और एट द ईयर एंड लाइबिलिटी बन जाएगी 55,000। देख ले जरा इसको। एक दफा फिर मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए, डी कंपनी ने सर्विसेज देने हैं, ठीक है, अपने कस्टमर को, जिसकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 120,000।
50% कस्टमर ने एडवांस में पे कर दिए, तो जब 50% कस्टमर एडवांस में पे करेगा तो डबल एंट्री उसके लिए हो जाएगी कैश डेबिट एंड डेफर्ड इनकम क्रेडिट 60,000। ठीक है, 120,000 का 50% बनता है 60,000। तो डबल एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट एंड डेफर्ड इनकम क्रेडिट 60,000, यानी एक लाइबिलिटी बन जाएगी जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। अब डी कंपनी ने देने हैं मेंटेनेंस सर्विसेज, और सर्विसेज से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होती है ओवर टाइम के ऊपर, पॉइंट इन टाइम के ऊपर नहीं, ओवर टाइम के ऊपर हम इससे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गए हैं ऑन 1 जुलाई 20x8। कब हुआ है? 1 जुलाई 20x8, मीन लास्ट मंथ में स्टार्ट हो गया है। तो जब लास्ट मंथ में स्टार्ट हो गया तो सिर्फ एक मंथ से ही हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक मंथ हमने सर्विसेज दी होगी। तो जब हम सर्विसेज दे देंगे 1 मंथ की, तो हम डबल एंट्री कर देंगे डेबिट इनकम डेबिट डेफर्ड इनकम डेबिट 5,000 एंड रेवेन्यू क्रेडिट। तो हमारी जो लाइबिलिटी हमने एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज की थी 60,000 की, उससे हम 5,000 रिलीज कर देंगे। तो एट द ईयर एंड लाइबिलिटी बन जाएगी 55,000 और रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज कर देंगे 5,000 की। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़े, लास्ट लाइन, इन bidding the contract, the company incurred 18,000 in cost that would not have arisen otherwise। कंपल्सरी कॉस्ट है 18,000, कंपल्सरी कॉस्ट है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो ये कॉस्ट भी इनकर ना होती। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? ये 18,000 की जो कॉस्ट है कंपल्सरी कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? कंपल्सरी कॉस्ट है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो ये कॉस्ट भी इनकर ना होती। तो अब क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरी कॉस्ट है, कंपल्सरी कॉस्ट है, डायरेक्टली कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल जो होती है डायरेक्ट कॉस्ट है। तो मैंने आपको बताया था जो कंपल्सरी कॉस्ट होती है, जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भाई कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपने स्प्रेड करना होगा। क्यों? मैचिंग प्रिंसिपल। जब आप 2 इयर्स इस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा लेंगे, इनकम कमाएंगे, तो 2 इयर्स पर इनकम भी, सॉरी, एक्सपेंस भी स्प्रेड होनी चाहिए, मैचिंग प्रिंसिपल। सो यहाँ पर जो हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे इन रिलेशन टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो हो जाएगी 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉस्ट को हम स्प्रेड करेंगे ओवर द 2 इयर्स, ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगी 750 एक्सपेंस। इसके बाद इट ऑल्सो स्पेंड 9,600 वर्थ ऑफ मैनेजमेंट टाइम ऑन बेड। तो ये कंपल्सरी कॉस्ट नहीं है, इसको आपने इमीडिएटली एक्सपेंस आउट करना है। ठीक है, वो है 9,600। तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 10,350। देख ले इसको, ये था कंप्लीट एमटीक्यू विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। कंप्लीट एमटीक्यू विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। आप पिक्चर ले भी सकते हैं इससे। अब आंसर करते हैं टू द क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। पहला सवाल, according to IFRS 15, revenue from contracts with customer, which two of the following statements are true regarding the agreement between the D company and the Lucy company? D company should recognize revenue in respect of all the cars when they are delivered to Lucy company। बिल्कुल भी नहीं। जब डी कंपनी लूसी कंपनी को कार्स डिलीवर करती है तो कंट्रोल ट्रांसफर नहीं करती। मैंने आपको यहां पर सिखा दिया ना कि जब डी कंपनी लूसी कंपनी को कार डिलीवर कर रही है तो वो कंट्रोल ट्रांसफर नहीं कर रही, कंट्रोल वो अपने साथ रिटेन कर लेती है। ये बात समझ में आती है? तो जब डी कंपनी लूसी कंपनी को कार प्रोवाइड करेगी तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती जब तक लूसी कंपनी उसको थर्ड पार्टी पर सेल नहीं करती। ये बात समझ में आती है? तो ये ऑप्शन गलत है। ओके, नेक्स्ट वन, डी कंपनी should recognize revenue from cars delivered to Lucy company when Lucy company has sold the car to an external party। देखिए, डी कंपनी शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम कार्स डिलीवर टू लूसी कंपनी, जब वो लूसी कंपनी को कार डिलीवर करेगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन आगे एक शर्त भी लिखी है, विल लूसी कंपनी सोल्ड द कार टू एन एक्सटर्नल पार्टी। बिल्कुल, जब एक्सटर्नल पार्टी के ऊपर सेल करेगी तब जाकर डी कंपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती है।
लूसी कंपनी कंट्रोल द कार लोकेटेड इन शोरूम, बिल्कुल गलत। कार्स लोकेटेड इन लूसी शोरूम आर द इन्वेंट्री ऑफ डी कंपनी, बिल्कुल ठीक। जो लूसी शोरूम में अगर कार है तो वो डी कंपनी की इन्वेंट्री है, क्यों? क्योंकि कंट्रोल अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई। D company should recognize revenue in relation to proportion of the car when they are delivered to Lucy company. The proportion should be based on the expected number of car that will be returned. कभी भी नहीं। अगर लूसी कंपनी को डिलीवर करोगे तो कंट्रोल ट्रांसफर नहीं कर रहे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ओके। According to IFRS 15 revenue from contract with customer, which of the following statement is correct in relation to the sale of electric car? इलेक्ट्रिक कार वाली की बात हो रही है। डी कंपनी शुड रिकॉग्नाइज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस नहीं इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि डी कंपनी ने गाड़ी बेची है, ठीक है ना, खरीदी नहीं है, बेची है, तो इंटरेस्ट इनकम आएगी। डी कंपनी शुड रिकॉग्नाइज इनकम ऑफ 24,485 इन द ईयर एंडेड 31 जुलाई 20x8। टोटल इनकम जो मैंने फाइंड की थी, ठीक है, 24,485 टोटल इनकम, ये ऑप्शन ई की। ऑप्शन ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइज एनी रेवेन्यू बिल्कुल वो कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। If we should recognize a receiver of 28,000, receivable present value people recognize होगा, ठीक है, receivable present value people recognize होगा, not 128,000। Okay, so we can recognize in respect of the sale of car and maintenance service in the year ended 31st July 20x8। तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, देखिए ओरिजिनल रिकॉग्नाइज कर सकता है सिर्फ 25,920 सर्विसेज उसने अभी तक प्रोवाइड नहीं की, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, तो आंसर हो जाएगा 25,920। बैकग्राउंड निकलना हमारे लिए आसानी है। In relation to the fleet maintenance contract, select the correct answer to indicate what balance D company should recognize in the statement of financial position at 31st July 20x8। Statement of financial position at 31st July 20x8, D company should recognize, आप क्या recognize कर दें? Liability measure at $55,000। 60 वाली गलत है, क्यों? क्योंकि 60,000 वाली liability recognize होगी, 60,000 वाली liability recognize होगी at the start of the contract, at the start of the contract। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक महीना चलेगा, जब एक महीना चलेगा तो एक महीना की हम पर इनकम होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी होगी, तो हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो हमारे पास हाथ में लाइबिलिटी बन जाएगी $55,000। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। यहाँ पर मैंने ये ओके। In relation to the cost to win the fleet maintenance contract, what expense should D company recognize in profit or loss in the year ended 31st July 20x8? तो यहाँ पर आप देख लें, कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्लीट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, उससे रिलेटेड हम ये वाली एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट इज 10,350, 10,350, ऑप्शन बी। कंप्लीट एमटीक्यू, आप इसके आंसर से भी पिक्चर ले सकते हैं।